नमस्कार, मैं गजेंद्र गोदरा आपके अपने YouTube चैनल कल्याण ई लर्निंग में हार्दिक स्वागत या हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सबसे पहले भाग 4 यानी 4A में उल्लेख मिलता है। ध्यान, कौन सा भाग है भाई? चौथा भाग। इससे आगे है और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A में। यानी कि हमें याद रखना, मूल कर्तव्य भाग 4A और अनुच्छेद 51A के अंदर इनका विस्तार से जानकारी मिलती है। अगली बात, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में आप जानते ही होंगे। मूल कर्तव्य वह कर्तव्य जो हमारा एक दायित्व बनता है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है हमारे देश के लिए कि इसकी हम पालना करें तो हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा और उपयुक्त साबित होगा अगर इसकी पालना करें वो इसे। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अनुच्छेद 51 में कि भारतीय संविधान में शुरुआत में जब संविधान बना तो उस समय मूल कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं था। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। यह है कि मूल कर्तव्य बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह है आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य हैं। अब इसमें वर्तमान में आप सभी को पता है कि 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य भाई? 11 मूल कर्तव्य। अब 11वां है वो है 86वें संशोधन यानी कि 2002। ये है आपके 11वां, उसमें जोड़ा गया। समझिए। अब इसमें 42वें संशोधन 1976 में 10 और याद रखना 86वें संशोधन 2002 के अंदर ही 11 है। और वर्तमान में आप सभी को पता है कि एक नहीं। अब ये किस सिफारिश समिति के द्वारा जोड़ा गया? तो उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह। यानी कि समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह। आप सभी को इसके ऊपर से विस्तार, मतलब ऊपर से मैंने बताया कि ये समिति का नाम है, सिफारिश समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह की। ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह की ये 42वें संविधान संशोधन पूरा ही इसमें शामिल है, न कि केवल ये संशोधन। इसमें पूरा 42वां संशोधन 1976 है। वो जितने भी 10 हैं तो वो सिफारिश समिति है वो सरदार स्वर्ण सिंह की। अब ये आपके हो गया ऊपर वाला भाग जो बता दिया, भाग 4 अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 और 11वां है आपके 11वां ये 10 तक और 11वां ये आपके 86 संशोधन 2002 में 11वां। और अब वर्तमान में 11 जो मूल कर्तव्य है उनके बारे में हम एक एक की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 में सीधा है कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों को संजोए रखें, संविधान की जो संस्थाएं हैं उनका पालन करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें और इसके बाद में है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। देखिए, जैसे प्रथम संविधान का पालन करें, उनके
आदर्शों को माने, और तीसरा है इनके जो संविधान की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को ध्यान में रखें, उनका पालन करें। और उसके बाद में आपको होता है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ये आपके पहला है। अब इसमें आपको संविधान का पालन, आदर्शों को संजोए रखना, हमारी जो संविधान की संस्थाएं बनी है उनके को ध्यान में रखकर उनका पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रध्वज का सम्मान, ये हमारे लिए अच्छा और हमारे देश के लिए अच्छा है, साबित है। अब इसमें मैं आपको ये बता दूँ, हो सकता है कि राष्ट्रगीत इसमें नहीं आया है, राष्ट्रगीत। अब इसके पीछे कारण हो सकता है कि समिति द्वारा जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो समिति बनाई गई, उस समिति में हो सकता है राष्ट्रगीत में कुछ कारण हो सकता है। यानी मान लीजिए कि ये हमारे देश के लिए, जिसे कह सकते हैं हमारे देश में ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको लेने से कुछ अलग हो सकता है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। तो ये आपके नंबर 11 है, उसमें 2 नंबर पर चलते हैं। दूसरा, हमारे जिसे कहते स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, यानी स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्श या उन महान पुरुषों को, आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। बहुत अच्छी बात है। आज हम इस पे बताएंगे आपको कि इन महान पुरुष जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए, अपने स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक समर्पित भावनाओं में उन महान विभूतियों को हम दिल में, हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा एक दायित्व है, हमारी एक जिम्मेदारी है, ये मूल कर्तव्यों को उनमें रखनी। क्योंकि हमारे भारत के जिसे कह सकते हैं असली हीरो वही थे जिन्होंने हमारी अपने प्राणों को न्यौछावर करके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, और उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उन महान पुरुषों को, उन महान सादतों को हमें याद रखना चाहिए जब भी उनका प्रतिवर्ष में तारीखें याद रखने, क्योंकि वास्तविक और असली हीरो उन्होंने हैं जो आज हम इतने बड़े देश में मतलब सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं के साथ में आज हम खड़े हैं। तो ये आपके हुआ 2 नंबर, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना, उन महान विभूतियों को। ये आपके 2 नंबर। अब 3 नंबर पर चलते हैं। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें या उनकी रखें, ये है देश की ये एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, इम्पोर्टेंट। आप जैसे नाम से समझ गए, क्योंकि हमारा देश एक था, एक है, एक रहेगा, और उसके लिए पूरे देशवासी हमें एकता को विशेष ध्यान में रखते हैं। ये हमारा एक कर्तव्य है। अखंडता, हमारा खंड नहीं हो, बटे नहीं, एक रहे, सब जाति धर्म सब लोग मिलकर रहे, हमारे देश का विकास करें, हमारे देश के राष्ट्र के हित के लिए सोचें, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना हो, इस मातृभूमि के लिए सोचें और देश को विकसित करने के लिए आगे बढ़े। नहीं, और संप्रभुता यानी सब अपने भाईचारे के साथ में रहे, कोई जाति पाति धर्म, यानी इसमें एक मिला जुला स्वरूप कह सकते हैं हम कि जाति पाति धर्म कुछ नहीं, हमें देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना। आप सीधी सरल भाषा में आपके है, ये है आपके तीसरा बिंदु। यानी ध्यान रखना, आप हर बिंदु में अलग अलग कई प्रकार के एग्जामों में आता है, जैसे 2 नंबर की स्वतंत्रता प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखने के लिए कौन सा मतलब मूल कर्तव्य में मतलब है,
पॉइंट में तो 2 नंबर में। और कई बार ये भी है, मुख्य सवाल है देश की एकता और अखंडता है वो किस मतलब तो पॉइंट के अंदर मूल कर्तव्य में आता है, तो 3 नंबर में आपकी एकता, अखंडता और संप्रभुता। तो अब हम चलते हैं आगे चौथा। अब चौथा है देश की रक्षा करें और राष्ट्र के आह्वान पर हम देश सेवा के लिए तैयार रहें। ये जैसे देश की, हमारे देश से संबंधित यानी देश की रक्षा करें और राष्ट्र यानी कि आह्वान पर देश सेवा आह्वान पर हम तैयार रहें। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपको सीधी सरल भाषा में है कि देश की रक्षा करना ये हमारा जिम्मेदारी है। रक्षा तो हम सभी प्रकार से करते हैं, लेकिन रक्षा के लिए हमें तैयार है। जब राष्ट्र द्वारा या हमारे देश को ऐसा महसूस होता कि अब हमें इस देश की सेवा के लिए हमें तैयारी रहना है और लोग बढ़ चढ़ कर हमें भाग लेते हैं, ठीक नहीं। अब राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र सेवा का देखो आपने ऊपर पढ़ा था अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 23 पढ़ा था। उसमें अनुच्छेद 23 में क्या था कि भाई जो बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं या जिसे कहते हैं बेगार प्रथा, वो नहीं करवाई जाए। लेकिन वहाँ बेगार प्रथा में और यहाँ पर ये है कि ये जब राष्ट्र की सेवा का मामला आता है तो उसमें ये मतलब शब्द नहीं काम आते। राष्ट्र की सेवा के लिए हम सभी को तैयार रहना है। जैसे आज की स्थिति देख लीजिए, इसमें हमारे सभी लोग महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र की सेवा के अंदर विभिन्न प्रकार के आपको इसे कोविड-19 में जो सराहनीय कार्य करते हैं, ठीक नहीं, तो ये एक राष्ट्र सेवा का कार्य है। जैसे आज वर्तमान में हम अभी की स्थिति देख लीजिए आप, कोविड-19 में लोग, कई लोग हैं रात दिन एक करके हमारे राष्ट्र की सेवा का कार्य कर रहे हैं, ठीक नहीं। तो इनसे संबंध देश की रक्षा और इस राष्ट्र की सेवा के लिए हमें तैयार रहना। तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट है समरसता वे समरसता और भ्रातृत्व यानी जिसे कहते हैं भाईचारा। यह भी हमारा कर्तव्य है। सब मिलजुल कर रहे, सब साथ में रहे और एक दूसरे के काम में आए, एक दूसरे के मतलब अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें, भाईचारे की भावना रखें, सबका साथ दें और विकास में हम सभी की भूमिका हो। यानी सीधी सी समरसता, सब मिलजुल कर एक साथ, ठीक नहीं, किसी जाति पाति धर्म को भूलकर और हमें देश के विकास में देश की सेवा के लिए कार्य करना, ये हमारी एक जिम्मेदारी मान सकते हैं या जिसे कहते हैं मूल कर्तव्य। अगर हम इनको मानेंगे कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों मूल कर्तव्य में यह है कि मूल कर्तव्य हम माने तो बहुत अच्छा है, नहीं माने तो इसमें ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, आपको बीच में बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनकी मतलब लगाई जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसको मानने से हमारे देश एक, जिसे हम कह सकते हैं हमारा राष्ट्र एक नई ऊंचाइयों को जाएगा, एक नई सोच, एक नया भविष्य और सबके लिए, एक नहीं। तो ये हुआ आपके समरसता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा कह सकते हैं। अब चलते हैं 6ठा बिंदु, सामसिक वे सांस्कृतिक आदर्शों को विकसित करें। यानी सामसिक और सांस्कृतिक यानी हमारी संस्कृति को मतलब कौशल को बढ़ाना, या जिसे कहते हैं हम सबको उतना सम्मान दे जितना हम चाहते हैं। हम अगर अपना सम्मान पाने के लिए दूसरों से चाहत रखते हैं तो वैसा ही दूसरे लोगों को साथ में सम्मान दे, सबको सबके हित के लिए सोचे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाई, संस्कृति को आगे बढ़ाई, या जिसे अपनी भाषा में कह सकते हैं कि घर आया और माज आया, यानी कि लोगों को सम्मान देना है
तो उतना ही सम्मान हमें मिलेगा। लोगों के साथ में हम अच्छा करेंगे तो लोग भी हमारे इसे यानी सामाजिक सांस्कृतिक अच्छा करेंगे। लोगों के लिए हम अच्छा सोचेंगे तो हम हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। हम अपने देश के लिए अच्छा मतलब सोचेंगे, हम देश के लिए विकास के लिए सोचेंगे, हम मिलजुल कर देश के विकास में साथ, तो उनसे संबंधित है आपके सांस्कृतिक। ये है। तो चलिए आपको एक 6 पॉइंट तक बताया और आपके समझ में भी आया होगा। सरल तरीके से है और ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है। केवल 1 से 11 तक लिखकर और उनके बारे में आगे 2-2 लाइनों के माध्यम से समझाकर बताया जा रहा है, एक नहीं। तो आगे देखिए 7वां, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण उनसे संबंधित है वन्य जीव, नदियाँ, झीलें, है कि नहीं, आदि का संरक्षण, आदि का संरक्षण। मानव जीवन में ये भी हमारा मूल कर्तव्य है कि आज हम पर्यावरण की सुरक्षा, सीधी सी भाषा में आप, क्योंकि ये छोटी क्लासों से ये पर्यावरण से संबंधित आती है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण यानी हमें पर्यावरण को बचाना है। अगर हमें शुद्ध हवा प्राप्त करनी है तो अपने पर्यावरण की सुरक्षा अधिक से अधिक, आप समझ लेंगे विस्तार से बताने से, पेड़ पौधे लगाना, उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, है कि नहीं। और आपको पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी भी आपको प्राप्त है। और ये मैंने थोड़े से शब्दों में, वन्य जीव, मनुष्य जैसे वन्य जीव होते हैं, उनको भी बचाना हमारा एक मूल कर्तव्य है। नदियाँ, क्योंकि आपको पता है कि पानी से संबंधित है, इसे ये वन्य जीव, पर्यावरण सुरक्षा, ये झीलें, ये हमारी किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी है। और हम सभी को उनके प्रति जागरूकता के साथ, उनके सचेतकता के साथ में इनकी सुरक्षा करना या इनकी संरक्षण करना या इसका ध्यान रखना हमारा एक दायित्व है। क्योंकि ये पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, वन्य जीव है कि नहीं। या जिसे हम कह सकते हैं जैसे गंगा, यमुना नदी, यानी उनका संजोग या उनको संजो, ऐसे ही नदियाँ, क्योंकि नदियाँ हैं वो हमारे किस तरह काम आती हैं, आपको सभी को, हम सभी को जानकारी है, आप सभी को भी जानकारी प्राप्त है कि नदियाँ, झीलें, इनका संरक्षण। तो ये आपके हुआ 7 बिंदु, आप समझ गए होंगे। ये 7 बिंदु बिल्कुल थोड़े थोड़े शब्दों में है, मूल करते हुए 15 मिनट में हम इनको समझकर और तैयार कर सकते हैं और हमेशा के लिए इनको हमें याद रख सकते हैं। याद करने की, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का तात्पर्य, जब हम मन में ठान लेते हैं, मन में विचार कर लेते हैं, मन में सोच लेते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो हम कर सकते हैं। बेशक हिम्मत और साहस होना चाहिए। तो ये आपके हैं 7 बिंदु। चलिए अब 8वां, है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन। समझ गए? यानी ये चीजें हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि तकनीक क्षेत्र। आपको पता है भी आज तकनीकी क्षेत्र कितनी आगे बढ़ रहा है, तो उस तकनीकी क्षेत्र कह सकते हैं या जिसे कह सकते हैं तकनीकी या तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत आगे बढ़ाना। क्योंकि आज वैज्ञानिक आविष्कार है वो हमारे लिए मतलब देश के लिए एक अच्छा साबित हो रहा है। तो इनसे भी जुड़ी हुई संबंधित को ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से, यानी तकनीकी क्षेत्रों में मतलब रुचि या जिसे कहते हैं तर्क के माध्यम से है कि नहीं, क्योंकि आज विज्ञान है वो बहुत आगे निकल चुका है, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। मानववाद, मनुष्य के लिए अच्छा सोचना कह सकते हैं, बहुत सारी मतलब विभिन्न प्रकार की है, अपने मन से कह सकते हैं। मनुष्य के लिए अच्छा सोचना, मनुष्य की लोगों की सहायता करना, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना,
लोगों की सोच को डेवलप करना, अपनी सोच को डेवलप करना, लोगों की सोचों को डेवलप करके और आगे बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो मानव से संबंधित यानी मनुष्य को मनुष्य है कि नहीं, सबको सम्मान समझना जिसे कहते हैं, सबके लिए कार्य करना है। अपने हित के लिए तो हम सभी करते हैं, औरों के हित के लिए कार्य करते हैं, ये बात है। सुधार, सुधार का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हर कार्य में सुधार करना चाहिए। कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको दूर करके उसमें सुधार लाएं। जब हमारे देश के नागरिकों के मूल कर्तव्य ये कि सुधार का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम सभी लोग एक अच्छे कार्य के लिए सुधार करके उसको एक ढंग से कार्य करते हैं और उसमें सुधार होता है तो हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा कार्य होगा। कैसे कि भाई जब हम अच्छे पढ़ लिख कर और एक अच्छा राष्ट्र की सेवा का कार्य करते हैं तो हमने सुधार करके उसमें किया। शुरुआत में हम देखते हैं, उसके बाद में कितना होता है, उसके बाद में और लास्ट तक हम अपनी ऊंचाइयों पर जाने का पूरा प्रयास करते हैं। हर मनुष्य को ये सब प्रयास करना चाहिए सुधार से संबंधित। और इससे अगला है ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई मनुष्य, सभी मनुष्य ऐसा नहीं कि मुझे जो ज्ञान है, जो मेरे पास में है वो सब कुछ है, नहीं। अपना व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत यानी खुद और दूसरों से सलाह लेना, दूसरों से सीखना, दूसरों को समझना और उनसे प्रेरित होकर और हम जो आगे बढ़ते हैं अपने ज्ञान को अर्जित करके और आगे विकसित का कार्य करते हैं, विकास का कार्य करते हैं, एक अच्छी ऊंचाइयों का कार्य करते हैं तो वो होता है। क्योंकि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है वो परिपक्व नहीं होता है। आप सभी को पता है जितना हम ज्ञान लोगों से ले सके उतना लेकर और उस ज्ञान को अपने पास में न रखकर और लोगों की सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए लोगों को बताना है। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो मैं औरों को नहीं बताऊं, इससे हमारा नुकसान होगा, उसका नुकसान नहीं। ऐसी सोच हम रखेंगे तो आप खुद को पता है कि देश के लिए और हमारे लिए भी अच्छी नहीं रहता। नहीं, जैसा हम दूसरों के अच्छे के लिए सोचता है वैसा हमारे दूसरे अच्छे हमारे लिए भी अच्छी सोचेंगे। अगर दूसरों के लिए हम विभिन्न प्रकार की जो त्रुटिपूर्ण बातें करते हैं वो तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ज्ञान के विकास को हम जितना आगे बढ़ाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तकनीकी या तर्क के माध्यम से है कि नहीं, क्योंकि विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है या निकल रहा है, तो उनसे संबंधित। अब आगे चलते हैं। नंबर 9, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। या जिसे कहते हैं नुकसान नहीं करें। यह आपके 9वां पॉइंट है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। यह तो आपके सीधे एक ही लाइन में है, राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है। क्योंकि सब जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति है तो सरकार कहाँ पर, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर और अपनी संपत्ति समझे और उनको बचाए। तो ये आपके सीधा सी है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। ये आपके राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा या नुकसान से संबंधित है। सीधे सी भाषा में है, आप सब समझते हैं, हम सभी समझते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति कौन सी है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अपनी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो कितनी ठेस पहुंचती है, वैसे ही राष्ट्र की संपत्ति या राष्ट्र का जो भी क्षेत्र में जो आती है वस्तुएं या चीज़ें या जो भी सामग्री, तो उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। ऐसा अच्छा रहता है। आगे देखिए 10वां जिसे कहते हैं, 10वां पॉइंट है उत्कर्ष। उत्कर्ष एक्सीलेंट कहते हैं जिसे। उत्कर्ष या एक्सीलेंट, आप उत्कर्ष शब्द से समझ गए होंगे, एक अच्छा कार्य करना, अच्छी सोच के साथ में करना, व्यक्ति और सामूहिक प्रयासों से
देश के लिए कार्य करना या देश के हित के लिए कार्य करना। अपनी सोच को और सबकी सोच को इस प्रकार विकसित करो कि हम सब कुछ इस राष्ट्र की सेवा के लिए कोई न कोई कार्य करते हैं। उत्कृष्ट का बहुत सारे सारगर्भित शब्द है। उत्कृष्ट केवल एक शब्द है, एक्सीलेंट है कि नहीं, और उत्कृष्ट नाम लेने से ही आपको बताया कि हिंदी में वगैरह में सभी में ये नाम से ही हमें कक्षा मान लीजिए आप 6-7 से बच्चे 5-6 से समझने लग जाते हैं कि ऐसा कार्य करो जिससे हमारे लिए और देश के लिए और हम सब के लिए अच्छा हो। एक नई ऊंचाइयों के साथ में, एक नवाचार के साथ में, एक उमंग और उत्साह के साथ में वह कार्य करें जो अच्छा हो, उपयुक्त हो और हमारे लिए इन नई ऊंचाइयों में सहयोग करें। एक नई कह सकते हैं उड़ान। आज लोग, आपको खुद को पता है कि उत्कृष्टता के माध्यम से कहाँ पहुंच गए, ठीक नहीं। आज एक आपको छोटी एक्सीलेंट में आपको अपने मन से थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक्सीलेंट या जिसे कहते हैं उत्कृष्टता के माध्यम कि शुरू में लोगों के पास में संसाधन नहीं था, लेकिन अपनी शिक्षा को इस तरह उन्होंने विकसित की कि आगे जाकर वे राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है अपनी उत्कृष्टता के साथ में, और कोई एक अच्छा वैज्ञानिक बनता है, कोई अच्छा हवाई जहाज चलाने वाला बनता है। और ये मतलब ये एक उत्कृष्टता से जुड़े हुए संबंध है, यानी कि मनुष्य को इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करके एक नई ऊंचाइयों के साथ में, एक नए जज्बे के साथ में हमें कार्य करना है, जिससे हमें और हमारे देश का भविष्य है वो एक संवरा हुआ प्राप्त हो। आगे समझ में? तो आपके सीधी सी बात उत्कृष्टता के बारे में आपको मैंने थोड़ा बता दिया। अब देखिए 11वां है कि हर माता पिता का ये कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, बताया यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि जैसे थोड़े से शब्दों में समझ गए, यानी माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक या शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित करें। बहुत लंबी आपके समय नहीं लूँगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। क्योंकि पढ़ लिख कर ही हम किसी को चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, पढ़ लिख कर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए 11वां ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों में आप मूल कर्तव्यों में आप समझ गए होंगे कि मूल कर्तव्य वह कर्तव्य है जो, यानी अगर हम मानते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम नहीं मानते हैं कि मैं इस बातों को नहीं मानूंगा, मैं राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करूंगा, तो उसको बाध्य नहीं है, उसको जेल नहीं होती है। लेकिन समझदारी, और हम भारतीय नागरिक अच्छे बुद्धिजीवी हैं, अच्छे सोच विचार वाले हैं, और हम जो मूल कर्तव्य बनाए गए हैं उनकी पालना करने वाले हैं। और मुझे आशा है कि आपको मैंने बताया ये जो पूरा 11 आपके समझ में आ गया होगा, और इसके आगे मैं और आपको बताता रहूँगा आपके साथ में अगले दिन।